नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश, दुनिया और शहर जिले की तमाम खबरों को विस्तार से जानेंगे, पर आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ने छोड़ा पार्टी का हाथ, अखिलेश की साइकिल पर सवार होकर पहुंचे राज्यसभा। भाजपा भले ही मंदिर मस्जिद करे, हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी पर जीतेंगे चुनाव, जिग्नेश मेवानी ने भरा दम। और विदेश में पढ़ाई के नाम पर वडोदरा में छात्रों से लाखों की ठगी, सिक्योर फ्यूचर कंसल्टेंट का संचालक गिरफ्तार। देश भर में कांग्रेस की स्थिति खस्ता हाल होती जा रही है और इसी बीच कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी कांग्रेस का हाथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज फिर एक बार इसी सूची में एक बड़ा नाम जुड़ा है, कपिल सिब्बल का। कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ने भी अब पार्टी छोड़ दी है। आज बुधवार को उन्होंने समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। सिब्बल कांग्रेस हाईकमान, खासकर राहुल गांधी पर सवाल उठा चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा था कि कांग्रेस उन्हें शायद ही राज्यसभा भेजे। नामांकन से पहले सिब्बल सपा दफ्तर गए थे और वे अखिलेश के साथ ही राज्यसभा पहुंचे। नामांकन दाखिल करने के बाद सिब्बल ने कहा कि वे 16 मई को ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। सिब्बल अभी यूपी से कांग्रेस कोटे से सांसद हैं, लेकिन इस बार यूपी में पार्टी के पास इतने विधायक ही नहीं हैं जो उन्हें फिर से राज्यसभा भेज सके। लिहाजा सिब्बल के फ्यूचर को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। अब समाजवादी पार्टी के टिकट पर नामांकन दाखिल कर उन्होंने तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। दिलचस्प बात है कि जब कांग्रेस में सिब्बल के टिकट पर सस्पेंस बरकरार था, उस वक्त 3 बड़ी विपक्षी पार्टियां उन्हें अपने कोटे से राज्यसभा भेजने को तैयार थी। उत्तर प्रदेश से सपा, बिहार से राजद और झारखंड से झामुमो सिब्बल को राज्यसभा भेजने का मूड बना चुकी थी। हालांकि सिब्बल ने अखिलेश के साथ जाने का मन बनाया। गुजरात में विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों की गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। इसी के तहत वडोदरा आए वडगाम के कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी ने कहा कि भाजपा भले ही मंदिर मस्जिद करे, हम शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी पर चुनाव जीतेंगे। गुजरात के वडगाम से कांग्रेस पार्टी की ओर से विधायक रहे जिग्नेश मेवानी असम पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी के बाद काफी चर्चा में हैं। आज वडोदरा में सार्वजनिक सभा को संबोधित करने से पहले जिग्नेश मेवानी ने पत्रकार परिषद का आयोजन किया, जिसमें जिग्नेश मेवानी ने तीखे प्रहार करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर हल्ला बोला। सौप्रथम तो आज ये बात करवा मांगू छूं कि संविधान में आ देशना बंधारण अने लोकतंत्र में जेने सेज पण आस्था के भरोसो नहीं, एवी आ भारतीय जनता पार्टी सरकारे एक साजिश अने षड्यंत्रना भागरूपे आसाम सरकार अने आसाम पुलिसनो उपयोग करी फक्त एक ट्वीट बदल जे प्रमाणे मारी गैरकायदेसर धरपकड़ करावी 2500 किलोमीटर दूर आसाम लई गया। एटलुं ज नहीं, लांबा समय सुधी पुलिसनी कस्टडी में जेल में गोंधी राखवाना बदआशयथी एक महिला पुलिस कर्मी ने आगळ करी, जे प्रमाणे बीजी एक बनावटी एफआईआर करी। आ स्पष्ट प्रमाणे देखाड़े छे कि आ देशना संविधान अने बंधारण पर आ एक प्रकारनो हुमलो छे। आ एक चेतवणी छे कि चूंटायेला जनप्रतिनिधि साथे अमे आ करी शकीए तो सामान्य कोईपण नागरिकनी शुं औकात कि आ सरकारनी सामे बोले, ए प्रमाणेनो एक मेसेज आ राज्यनी सरकारे, आ देशनी सरकारे आपवानी कोशिश करी। त्यारे वडोदरा शहेरमांथी हजारों लोको मारा समर्थन में आव्या। आजे सौ प्रथम हूँ एमनो हृदयपूर्वकनो आभार मानु छूं। कांग्रेस पक्षना मित्रों ए मारा माटे रोड पर उतर्या, हमणे प्रोटेस्ट कर्या, रेली काढी, एमनो हृदयपूर्वकनो आभार मानु छूं। अने आजे एना ज उपक्रमे संविधान बचावो देश बचावो आ बेनर तळे शहेरना एकतानगर विस्तारमां अमे एक जाहेर मीटिंगनुं आयोजन कर्युं छे।
આજે વડોદરા શહેરમાં આવવાનો આનંદ એટલા માટે પણ છે કે જ્યારે પણ હું વડોદરા આવતો હોઉં છું ત્યારે મને હંમેશા યાદ આવે લોર્ડ ભીખુ પારેખ, મેઘનાથ દેસાઈ, ગુલામ અબ્બાસ નાસાદ, ગુલામ મોહમ્મદ શેખ, ભૂપેન ખખ્ખર, સુરેશ જોશી, સીતાંશુ યશસ્ચંદ્રનું આ વડોદરા છે. આ એ વડોદરા જ્યાં ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે સંકલ્પ કરેલો જાતિ વ્યવસ્થાની સામે એક પડકાર ઝીલવાનો. આ એ વડોદરા શહેર જેણે સયાજીરાવ ગાયકવાડ આપ્યા. આપણા દેશમાં ગુજરાતના એક કહેવાતા વિકાસના મોડલ અને ગવર્નન્સની ખૂબ વાતો થતી હોય છે, પણ સયાજીરાવ ગાયકવાડે જે પ્રમાણે ડેવલપમેન્ટ કર્યું, એજ્યુકેશનનો પાયો નાખ્યો, શિક્ષણનો પ્રચાર પ્રસાર કર્યો, એ મોડલ ઓફ ડેવલપમેન્ટ અને ગવર્નન્સ જે છે એને વડોદરા અને ગુજરાત અને દેશની જનતાએ સેલિબ્રેટ કરવું જોઈએ. સંજયનગર અને બીજા વિસ્તારોમાં લગભગ 4-4.5 લોકોને આપણે બેઘર કર્યા સરકારે, આ તંત્રએ. હજી એમને પાકા મકાન આપવાની વાત તો છોડો, એમના માટે જે ભાડું નક્કી કર્યું હતું એ ભાડું આપવાની પણ કોઈ વાત નથી. માનનીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ જ્યારે પણ ચૂંટણીમાં આવે ત્યારે વિશ્વામિત્રને અચૂક યાદ કરે, પણ વિશ્વામિત્રી નદીમાં જે પ્રમાણે સંપૂર્ણ ગેરકાયદેસર દબાણો ઊભા થયા અને એના કારણે નદીનો કુદરતી ફ્લો, એનો જે એક પ્રાકૃતિક જે પ્રવાહ હતો એ રોકાયો અને એના કારણે ક્યારેક પૂર જેવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થતું હોય. ભયંકર ત્યાં આગળ પ્રદૂષણની પરિસ્થિતિ છે. કોર્પોરેશનની અંદર અનેક પ્રકારના સ્કેમની માહિતી આપણને મળતી હોય. બિલ્ડર લોબી, રિયલ એસ્ટેટના માફિયાઓને એન્ટરટેન કરવા માટે, એમની કેપિટાલિસ્ટ ગ્રીડ, એમની મૂડીવાદી લાલચને પોષવા સંતોષવા માટે બ્યુરોક્રેટ્સ અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓ બધા સાથે મળી એમને માફક આવે એ પ્રમાણેની ટીપી સ્કીમ બહાર પાડે. આવા અનેક પ્રકારના ભ્રષ્ટાચારી તંત્રના દાખલા અહીંયા જોવા મળ્યા છે. ગુજરાતની અંદર એક નેતા ટ્વીટ કરે ને એફઆઈઆર થઈ જાય, પણ મુન્દ્રાના પોર્ટ ઉપર 1,75,000 કરોડનું ડ્રગ્સ પકડાય. એકવાર પણ ગૌતમ અદાણી સાહેબનું ઇન્ટ્રોગેશન, એમની પૂછપરછ ક્યારેય થતી નથી. દારૂની રેલમછેલ હોય, જુગારના અડ્ડા ચાલતા હોય, એ ચલાવનારા લોકોની સામે જે ઠોસ કાર્યવાહી થવી જોઈએ એ ક્યારેય થતી નથી. ભારતીય જનતા પાર્ટીના એક મહિલા કાર્યકર્તાએ ભારતીય જનતા પાર્ટીના મંત્રીની ઉપર રેપનો, બળાત્કારનો આરોપ મૂક્યો. એ મુદ્દે ગુજરાતની વિધાનસભામાં ડિબેટ થઈ, છતાં એની સામે કોઈ એક્શન નહીં, કોઈ પગલાં નહીં, એનું ઇન્વેસ્ટિગેશન પણ શરૂ થતું નથી. 22 જેટલા એક્ઝામ્સના પેપર લીક થયા. આવા અનેક પેપર લીકના મામલે જે એસઆઈટીની રચના થઈ, એક નિષ્પક્ષ ન્યાયી તપાસ થવી જોઈએ, એની કોઈ વાત નહીં. ખાલી પડેલા સરકારી પદોમાં ભરતીની કોઈ વાત નહીં. આશા વર્કર હોય, આંગણવાડીની બેન હોય, જીઆરએફના જવાન, સફાઈ કામદાર, હોમગાર્ડના મિત્રો, મલ્ટીપર્પઝ આરોગ્યના કર્મચારીઓ, આવા તમામ લાખો કર્મચારી છેલ્લા 25 વર્ષથી એક ધારી ડિમાન્ડ કરી રહ્યા છે કે અમને પ્લીઝ રેગ્યુલરાઇઝ કરવામાં આવે. ગુજરાતમાં 100માંથી 45 બાળકો કુપોષિત, 100માંથી 50-55 જેટલી બહેનો એનિમિક. આ જે ગુજરાતની જનતાના 25 વર્ષના જે પ્રાણ પ્રશ્નો છે, જેને લઈને ભારતીય જનતા પાર્ટીનું મૌન છે, એની સામે એક નાગરિક તરીકે અને કોંગ્રેસ પક્ષના સિપાહી તરીકે અમે લોકો મક્કમ નિર્ધાર સાથે લડીશું. અને સંકલ્પ ભૂમિના હું દર્શન કરી આજે વડોદરાની ધરતીથી સંકલ્પ કરવાનો છે કે કોઈ પણ સંજોગોમાં મનુસ્મૃતિમાં માનનારા આરએસએસ અને બીજેપીના લોકો ગમે તેટલા બેચેન, બેફામ અને ડેસ્પરેટ બન્યા હોય બંધારણને ખતમ કરવા, અમે આ દેશના બંધારણ અને લોકતંત્રને બચાવીને રહીશું. બેરોજગારી, મોંઘવારી, દેશની સંપત્તિને વહેંચવું, પત્રકાર હોય, વકીલ હોય, એક્ટિવિસ્ટ હોય, વિપક્ષના મિત્રો હોય, એમને તાનાશાહીના ભાગરૂપે ટાર્ગેટ કરવા, એમને બોલતા રોકવા, બંધારણ ઉપર જે પ્રમાણેનો હુમલો છે એ, ગરીબ વંચિતોના જે અવાજને દબાવવામાં આવે છે, કુપોષણનો મુદ્દો હોય, શિક્ષણ અને આરોગ્યનો મુદ્દો હોય, કોરોનાની પરિસ્થિતિની અંદર હું તો ત્યાં સુધી કહેવા માગું છું કે વડોદરા શહેરમાં જે એબીવીપીના મિત્રો છે, આરએસએસના મિત્રો છે, ભારતીય જનતા પાર્ટીના લોકો છે, એમના જે પેજ પ્રમુખો છે, જે ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે ચૂંટણીમાં સેવા કરતા હોય છે, એમના પરિવારજનો જે કોરોનામાં મરી ગયા, એમને પણ આ રાજ્યની સરકાર, કોંગ્રેસ પક્ષ અને રાહુલ ગાંધી વાત કરે છે પ્રમાણે 4 લાખનું વળતર ચૂકવવા તૈયાર નથી. આ જે બધા મુદ્દાઓ છે, અસલી મુદ્દા ગુજરાતના પ્રાણ પશુ. નરેન્દ્રભાઈ અને ભારતીય જનતા પાર્ટી ભલે મંદિર, મસ્જિદ, હિન્દુ મુસ્લિમની વાત કરે, અમારો મુદ્દો છે પઢાઈ, દવાઈ, કમાઈ, શિક્ષણ, આરોગ્ય અને રોજગાર. આ જ ગુજરાત અને દેશની જનતાના મુદ્દા છે. આ જ મુદ્દા પર અમે રાજનીતિ કરીશું. આ જ મુદ્દા પર 22ની ચૂંટણી લડીશું. હાર્દિક પટેલનું રાજીનામું વિધાનસભામાં કેટલું અસર કરશે? ખાસ મને નથી લાગતું કોઈ અસર કરે. એ મુદ્દે મારે જે કોમેન્ટ કરવાની હતી મેં કરી ચૂક્યો છું. કોંગ્રેસ પક્ષ હવે આગળ વધશે.
જિગ્નેશભાઈ, આપને એવો ડર લાગે છે કે ફરી બીજી કોઈ જગ્યાએ કેસ કરીને હવે 2,500 કિલોમીટર નહીં એનાથી સારું ને, મારા ફ્રન્ટ પેજ આર્ટિકલ લખાય, મારી ઉપર એડિટોરિયલ્સ આવે, સોશિયલ મીડિયાની દુનિયાને અઠવાડિયે 10 દિવસ ડોમિનેટ કરું, લાર્જર દેન લાઈફ મારા પ્રોફાઇલ્સ થાય, ફૂલોની માળા એરપોર્ટ પર પહોંચે, લોકો મારા સેલ્ફી લે, વોટ્સઅપના ડીપી બદલે. હું તો નરેન્દ્રભાઈને આપના માધ્યમથી અપીલ કરું છું, બરાબર ચૂંટણીનો મહિનો બાકી હોય તો ફરી એફઆઈઆર કરો એટલે મારો મત વિસ્તાર ટાઈટ થઈ જાય. ગુજરાતમાં પણ ગરમાવો આવે, પાર્ટીમાં પણ કરંટ આવે, ઓર બુલંદીથી લડીએ. મેં કહી દીધું છે ભારતીય જનતા પાર્ટીના મિત્રોને, અમારી પોલીસનો દંડો તૈયાર રાખો. મેં મારો જીગરો તૈયાર રાખ્યો છે. ડરો મત. આ રાહુલ ગાંધીનો કોલ, કોંગ્રેસનો એક સિપાહી લઈને આગળ વધશે, કોઈ ડરવાનું નથી. 125 સીટો ઉપર અમે જીતવાના અને એના મક્કમ નિર્ધાર સાથે આગળ વધવાના. 2017ની વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ફક્ત 8 સીટોનું અંતર હતું. આજે એક પરિસ્થિતિ ઓર વણસી, ઓર બેરોજગારી વધી, ઓર મોંઘવારી વધી, ઓર ગરીબોને બેઘર કર્યા, ઓર લારી ગલ્લાને પાથરણાવાળાને પરેશાન કર્યા, મહિલા હોય, માઇનોરિટીઝ હોય, આદિવાસી હોય, દલિત હોય, ઓર એ લોકોને રંજાડ્યા. આ પરિસ્થિતિમાં અમે વધારે એગ્રેસિવલી કામ કરવાના અને મને પાક્કી ખાતરી છે કે કોંગ્રેસ પક્ષ મજબૂતીથી આગળ વધશે અને ગુજરાતમાં સરકાર બનાવશે. યુવાઓને ટિકિટ મળશે, મહિલાઓને ટિકિટ મળશે. જે લોકો સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે, જે લોકો આંદોલનમાં જે ગુજરાતની જનતાનો અવાજ બની રહ્યા છે, એવા યુવાનોને કોંગ્રેસ પક્ષ પ્રાયોરિટી આપશે. આપ સાથે હરીફાઈ અંગે ત્રિપાર્ટીજન થવાની શક્યતા છે? એમનું અત્યારે કોઈ ખાસ વજૂદ નથી અને દરેક પક્ષને પોતાની વાત કરવાનો અધિકાર છે, તો એમની કોમેન્ટ એમના પૂરતી સીમિત રાખો. કોંગ્રેસનો મુખ્યમંત્રીનો ચહેરો કોણ હશે? હવે કોઈ એક મુખ્યમંત્રીને ચહેરાને કલેક્ટિવ લીડરશિપને લઈને લડીશું. એનએસયુઆઈ, યુથ કોંગ્રેસ, મહિલા કોંગ્રેસ, સેવાદળ, SC ST OBC માઇનોરિટી ડિપાર્ટમેન્ટ, 33 જિલ્લાના પ્રમુખો, PCC પ્રેસિડેન્ટ, LOP, પૂર્વ PCC પ્રેસિડેન્ટ, પૂર્વ LOP, હું, તમે બધા સાથે મળીને આખું ગુજરાત કોંગ્રેસ એક સાથે લડશે. બસ આ જ સવાલની હું રાહ જોતો હતો. રામ મંદિરના નામે રામના નકલી ભક્તોએ જે પ્રમાણે ગુજરાત અને દેશની જનતાની આસ્થાને શ્રદ્ધા સાથે દગો કર્યો, એ કોઈ પણ સંજોગોમાં ચાલે નહીં. હું જય ભીમ બોલું છું, આખા દેશમાં બોલું છું. ગુજરાત અને દેશમાં દલિત સમાજનો એક વ્યક્તિ એવું કહી દે, હું કાલે સવારે 11:01 રાજીનામું આપી દઈશ, એક વ્યક્તિ દલિત સમાજને એવું કહી દે કે જય ભીમ બોલનારા જિગ્નેશભાઈ દલિત સમાજના નામે એક પાય ઘુરાઈ હોય અને એનો હિસાબ ના આપે, ઇટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. તમે કેમ હિસાબ નથી આપતા? आपो हिसाब. विदेश में उच्च पढ़ाई के लिए वीजा दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले वडोदरा सिक्योर फ्यूचर कंसल्टेंट के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की गई है. वडोदरा में सिक्योर फ्यूचर कंसल्टेंट कंपनी चलाने वाली पति पत्नी ने विद्यानगर की छात्रा समेत 4 छात्रों के साथ विदेश में उच्च पढ़ाई के लिए विदेश में यूनिवर्सिटी में एडमिशन के नाम पर 36 लाख रुपयों की ठगी की है. इस मामले सिक्योर फ्यूचर कंसल्टेंट के संचालक सागर पटेल को गिरफ्तार किया गया है. 23 તારીખે રાત્રે 11:15 વાગે ગોરવા પોલીસ સ્ટેશનમાં એક ગુનો દાખલ થયેલો છે. તે ગુનો દાખલ થયેલો છે તેમાં હકીકત એવી છે કે સિક્યોર ફ્યુચર કન્સલ્ટન્સી કરીને ગોરવાની હદમાં એક ઓફિસ આવેલી છે. આ ઓફિસનું સંચાલન પતિ પત્ની કરે છે. પતિનું નામ સાગર પટેલ છે અને પત્નીનું નામ જીલ છે. આ લોકો UK યુનાઇટેડ કિંગડમની અંદર અભ્યાસ અર્થે મોકલવા માટે ડર્બી યુનિવર્સિટી કરીને છે તે ત્યાં મોકલવા માટે અલગ અલગ વ્યક્તિઓ પાસેથી પૈસા લઈને, રૂપિયા લઈને 9 લાખમાં મોકલવા માટેના કરાર કરતા હોય છે. એમાં એવું હોય છે કે સૌ પ્રથમ આ લોકો જે વિદ્યાર્થીઓને ત્યાં UK જવું હોય તો તેને બોલાવે છે અને પછી તેઓની પાસેથી 2 લાખ રૂપિયા પ્રથમ લે છે અને પછી તેઓને એમ કહે છે કે ભાઈ હવે તમે સિલેક્ટ થઈ ગયા, હવે તમારે 100 તારીખે ઇન્ટરવ્યૂ આવશે પણ તમે 7 લાખ રૂપિયા બીજા આપો, એટલે એમ કરીને કુલ 9 લાખ રૂપિયા જમા કરાવો અને 1 મહિના પછી તમે સિલેક્ટ થઈ ગયા છો, હવે ખાલી ફોર્માલિટી ખાતર તમારું ઇન્ટરવ્યૂ લેવામાં આવશે. પછી જ્યારે ઇન્ટરવ્યૂની તારીખ મતલબ 1 મહિના પછી આવશે એટલે તમને જાણ કરવામાં આવશે એવો લેટર પણ આપે છે. આ લેટર પણ ખોટો આપે છે. પછી જ્યારે જે મતલબ ભોગ બનનાર હોય છે તે વારંવાર એને પૂછે છે કે સાહેબ ક્યારે ઇન્ટરવ્યૂ આવશે, અમને ક્યારે મોકલવામાં આવશે, ત્યારે તારીખ વારંવાર એને કહે છે કે હજી વાર છે. એવી રીતે બાના બતાવીને પછી છેલ્લે એમ કહી દે છે કે સોરી, હવે અમે તમને નહીં મોકલી શકીએ. એટલે પછી જ્યારે જે ફરિયાદી હોય છે એ એમને કહે છે કે તો પછી અમે રૂપિયા જમા કરાવેલા, તેનું શું થશે? ત્યારે આ લોકો એવું કહે છે કે અમે તમને 10-15 દિવસમાં રૂપિયા આપી દેશું.
અને ચેક પણ આપે છે અને એ ચેક પછી જ્યારે નાખે છે બેંકમાં ત્યારે હોતું નથી અને એવી રીતે છેતરપિંડી અને ઠગાઈ કરી અને રૂપિયા ઓળવી જાય છે. આવા અમારી પાસે 4 સાહેદો તો અમારા ફરિયાદમાં છે કે જે છેતરપિંડીનો ભોગ બનેલ છે. અન્ય સાહેદો 2 પણ અત્યારે અમારા પાસે આવીને પોતાની રજૂઆત કરી રહ્યા છે. તેઓના પણ નિવેદન લેવામાં આવશે અને અમારા ધ્યાન પ્રમાણે ઘણા બધા મતલબ આમાં ભોગ બનેલા છે તો એઓના પણ નિવેદન લેવામાં આવશે અને અમે કડક કાર્યવાહી કરશું. આમાં આરોપી સાગર પટેલની ધરપકડ કરવામાં આવેલી છે અને સાગર પટેલને અમે રિમાન્ડ લઈ અને કોણ કોણ આની સાથે સંડોવાયેલું છે અને કેવી રીતે આખી એની મોડેસ ઓપરેન્ડી શું છે અને કેવી રીતે આ લોકો બધા લેટર ઇસ્યુ કરે છે, ખોટા લેટર ઇસ્યુ કરે છે, એ બાબતમાં પણ અમે વિગતવારની તપાસ કરીશું. वन डे वन डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम के लिए वडोदरा के वर्णामा आए भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल ने कांग्रेस नेता भरत सिंह सोलंकी पर तीखे प्रहार किए. कांग्रेस के नेता भरत सिंह सोलंकी ने राम मंदिर मामले कल आपत्तिजनक बयान दिया था, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है. इस मामले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने कहा कि राम मंदिर के बारे में बोलने वालों को मेंटल हॉस्पिटल में चेकअप कराना चाहिए. શહેરોની અંદર જે ગાયો કે રખડતા ઢોરો છે એને રોકવા માટે મહાનગરપાલિકાના જે નિયમોમાં જોગવાઈ છે એ પૂરતી છે. જે વધારાનો કાયદો બન્યો હતો કે ગામડાઓમાં પણ ગાય રખડતી હોય કે કોઈ ગાય રાખે તો એને લાયસન્સ લેવું એ થોડો વધારે પડતો હતો અને એટલા માટે અમે આદરણીય મુખ્યમંત્રીને પણ રિક્વેસ્ટ કરી છે કે જે રજૂઆતો આવી છે એના આધારે આ કાયદામાં થોડું ફરી વિચારણા કરવી જોઈએ અને એમને પણ અમને કહ્યું છે કે જે ગામડામાં કોઈ ગાય રાખતું હોય એને લાયસન્સ લેવું કે એને દંડ કરો કે એને જેલ કરવી એ યોગ્ય નથી. પણ શહેરોમાં રખડતા ઢોરોને કારણે ટ્રાફિકની સમસ્યા સર્જાય છે, અકસ્માત થાય છે, એમાં ફેટલ એક્સિડન્ટ થાય છે. એને રોકવા માટે કોઈ નવો કાયદા બનાવવાની જરૂર નથી, તો કોર્પોરેશનના કાયદાથી જ કંટ્રોલ કરી શકાય છે. જો એ કોંગ્રેસ પાર્ટીના પ્રદેશ અધ્યક્ષ છે, એમની પાસે શું માહિતી છે અને કેવી રીતે એમને કહે છે એ તો એનો જવાબ તો એ પોતે જ આપી શકે. પરંતુ જો એમની પાસે માહિતી હોય તો એમણે સરકારને, પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટને એની માહિતી આપવી જોઈએ, પુરાવા સાથે આપવી જોઈએ કે આવા બનાવો બનતા રોકાય, ગુજરાતમાં શાંતિ રહે એ દરેક જણ ઈચ્છે છે, આપણે પણ ઈચ્છીએ છીએ. પરંતુ ફક્ત નિવેદનો કરવા અને વાતાવરણમાં ડર પેદા કરવો એ પણ યોગ્ય નથી, એવું પણ મારું માનવું છે. હવે હનુમાન ચાલીસા કોને ક્યાં વગાડવા એ દરેક જણને પોતાનો અધિકાર છે. એમાં એમને રોકવાનો કે એમને કહેવાનો એ કદાચ સલાહ આપી શકે, રિક્વેસ્ટ કરી શકે, પરંતુ આવું જ કરવું જોઈએ એવો આગ્રહ ના કરી શકે. અમે ફરી એમને ટકોર કરી છે કે જે વચ્ચે સારું કામ થયું હતું, ફરી એને ઝુંબેશ પકડે અને જલ્દીથી આનું નિરાકરણ કરે. MS यूनिवर्सिटी के पूर्व इंचार्ज रजिस्ट्रार के रूप में कार्यरत NK ओझा की नियुक्ति मनरेगा योजना में वडोदरा जिला लोकपाल के रूप में की गई है. MS यूनिवर्सिटी के पूर्व इंचार्ज रजिस्ट्रार के रूप में कार्यरत रह चुके NK ओझा ने 2019 में सेवानिवृत्ति ली थी. इसके बाद कई सरकारी योजनाओं से वे जुड़े थे. अब मनरेगा योजना के लोकपाल के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई है, जो MS यूनिवर्सिटी के साथ साथ गुजरात के लिए भी गौरव की बात है. 2005 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है मनरेगा, महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है, उसके अंदर गाँवों के अंदर जितने भी गरीब जन हैं उन लोगों को रोज़गार मिल सके उसके लिए ये स्कीम है. और उन लोगों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ ना हो, उनकी जो भी उनको जो प्रॉब्लम्स रहती है साइट के ऊपर उसका वो साइट पे निराकरण हो सके, उसके लिए सरकार ने नियुक्त किया है. और मैं देखूंगा कि इसके अंदर किसी को किसी प्रकार का तकलीफ़ ना पड़े. इसके अंदर क्या होता है, जो वहाँ पे काम करते हैं गाँवों के अंदर उन लोगों को उनको कुछ भी तकलीफ़ें होती है, मुश्किलें होती है उनकी, उसके लिए उनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक या तालुका लेवल तक ना आना पड़े, वहीं पे उनकी तकलीफ़ों का निराकरण हो सके, तो उसमें उन लोगों को बहुत फ़ायदा रहेगा. खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार अब तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद. Ambi Group of Schools,
गुजराती और इंग्लिश माध्यम आधुनिक तकनीक से शिक्षा सर्वांग विकास व्यक्तित्व बनाए बच्चों का हो भावी उज्जवल। शिक्षा के ये धाम निराले प्रगति पथ दर्शाने अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की 4 शाखाएं जहां 20,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं। प्रवेश के लिए संपर्क करें अम्बे और जे अम्बे विद्यालय हरणी, अंग्रेजी तथा गुजराती माध्यम, श्री अम्बे विद्यालय वाघोडिया रोड, अम्बे स्कूल માંજલપુર, गुजरात बोर्ड एवं CBSE। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक ने बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। यह है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। जॉय ई बाइक। अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स गुजराती और इंग्लिश माध्यम आधुनिक तकनीक से शिक्षा सर्वांग विकास व्यक्तित्व बनाए बच्चों का हो भावी उज्जवल। शिक्षा के ये धाम निराले प्रगति पथ दर्शाने अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की 4 शाखाएं जहां 20,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं। प्रवेश के लिए संपर्क करें अम्बे और जे अम्बे विद्यालय हरणी, अंग्रेजी तथा गुजराती माध्यम, श्री अम्बे विद्यालय वाघोडिया रोड, अम्बे स्कूल માંજલપુર, गुजरात बोर्ड एवं CBSE। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव सासन गिर के 2 दिवसीय दौरे पर आए और यहां उन्होंने लायन प्रोजेक्ट की जानकारी हासिल की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में सासन गिर का लायन प्रोजेक्ट भी शामिल है, जिसमें गिर के जंगलों में बसने वाले शेरों का संवर्धन करने पर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इस मामले केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव सासन के 2 दिवसीय दौरे पर आए और यहां उन्होंने गिर के जंगलों में शेर के झुंड देखकर काफी खुशी व्यक्त की। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने लायन प्रोजेक्ट के अधिकारियों से बातचीत कर प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी भी हासिल की। માલધારીઓને પણ સાંભળવામાં આવ્યા છે। આજે કદાચ તમે જોયું હશે કે માલધારીઓના દીકરા દીકરીઓને ભણવા માટે સારી ઈ સ્કૂલની પણ વ્યવસ્થા કરી આજે પણ લગભગ 18 લાખ રૂપિયાનો એક ચેક આપવામાં આવ્યો છે। દરેક પ્રકારની પબ્લિકને એટલે ભારતીય જનતા પાર્ટીની વિચારધારા છે। દેશના વડાપ્રધાન જે વિચારી રહ્યા છે કે છેવાડાના માનવીની ચિંતા કરતી ભારતીય જનતા પાર્ટી સરકાર માન્ય ભૂપેન્દ્ર યાદવજી પણ એ છેવાડાના નેશના વ્યક્તિની પણ ચિંતા કરી રહ્યા છે। આગામી દિવસોમાં એમના જે પણ કંઈ પ્રશ્નો છે એ તમામ પ્રકારના પ્રશ્નો ભારતીય સરકાર સોલ્વ કરવાનો પ્રયાસ કરે। કદાચ એવું કહીશ કે 2002 પહેલાંનું ગીર અને આજનું ગીર, આઝાદીના આ 75મો મહોત્સવ ચાલી રહ્યો ત્યારે કોઈ કેન્દ્રીય મંત્રી એ આવીને 1.5 કે 2 દિવસ સુધી ગીરમાં કોઈ એક ફોરેસ્ટમાં રહે અને ફોરેસ્ટના પ્રશ્નો નિકાલ કરવા માટે આવે, આ એક ઐતિહાસિક ઘટના બની છે। સાથે હું અને માન્ય કિરીટસિંહ પણ અહીંયા આવ્યા છીએ। ફોરેસ્ટના લગતા તમામ પ્રકારના પ્રશ્નો એ એમણે જાતે જોયા છે, જાતે નિહાળ્યા છે અને આગામી દિવસોમાં એનો આખો એક્શન પ્લાન બનાવવામાં આવશે। એના માટેની જ આ રિવ્યૂ મીટિંગ હતી। એ આખો પ્રોજેક્ટ બનશે અને ત્યારબાદ એને એક્શનમાં લેવામાં આવશે। ગીરની અંદર લાયનને પોતાનો લોકલ ફૂડ મળી રહે એની પૂરતી વ્યવસ્થા છે। એટલા જ હરણ છે, ચિત્તલ છે, સાબર છે, નીલગાય છે, એનું પોતાનું જે ફૂડ છે, નેચરલ ફૂડ છે, એની ક્ષમતા પૂરેપૂરી છે। એટલે એનો કોઈ વિષય નથી, પણ સાથે સાથે લાયનની વસ્તી પણ વધી રહી છે, તો એના માટે પણ સરકાર પ્રોપર એક્શન લઈ રહી છે। દરેક પ્રકારે દરેક વ્યક્તિએ દરેક વસ્તુને કોઈપણ વેક્સિન હોય, કોઈપણ ડિસીઝ થતા હોય, એના એક્સપેરિમેન્ટ થતા હોય છે। જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં જેમ મનુષ્યો માટેનું આપણે ચિંતા કરતા હોય એમ સરકાર વન્ય પ્રાણીની પણ ચિંતા કરતી હોય છે। समाज में जैसे जैसे अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, ज्यादा से ज्यादा लोग इस महादान का हिस्सा बन रहे हैं।
राजपीपला के एक परिवार ने सिर्फ 17 साल की उम्र में अपनी बेटी वृंदा पटेल को खो दिया, लेकिन फिर भी दिलेरी दिखाते हुए बेटी के अंगों का दान कर 7 लोगों को नया जीवन दिया है। कहते हैं मृत्यु के बाद भी लोग आपको याद करें, उसके लिए हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। ये बरसों से हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में ये सिखाया जाता है, मगर जिन्हें छोटी सी जिंदगी मिली हो उनको लोग कैसे याद करेंगे। और जब छोटी सी जिंदगी के बाद लोग याद करें, ऐसा कोई काम करें, तो वो होता है ऑर्गन डोनेशन, अंगदान। महज 17 साल की जिंदगी मिली, 7 लोगों को नई जिंदगी देकर इस दुनिया को अलविदा किया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राजपीपला की वृंदा पटेल की। आकस्मिक मृत्यु और परिवार तैयार हुआ इतनी छोटी सी बेटी को गंवाने के बाद भी कि हमें बेटी के ऑर्गन डोनेट करने हैं और लोगों की ज़िंदगी और ज़्यादा खूबसूरत बनानी है और ज़्यादा खुशियाँ देनी है। भले ही हमारी आँखों में आंसू है, मगर हम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं। ये सोच राजपीपला की वृंदा पटेल के परिवार ने डॉक्टरों के सामने रखी। उसके सामने बहुत सारे घरों में खुशियाँ लौट आएगी। ऐसे वक्त पर परिवार से बात करना थोड़ा सा मुश्किल है, और हमारे जैसे पत्रकार जब सवाल पूछते हैं तो थोड़ा सा अटपटा लगता है कि सवाल नहीं पूछना चाहिए ऐसे वक्त पर। मैं इसीलिए वडोदरा शहर की मांजलपुर स्थित ग्लोबल सनशाइन हॉस्पिटल आई, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ऑर्गन डोनेशन अभियान में जुड़े। और इसीलिए ये परिवार से मैं बात करने वाली हूँ कि अपने आप को उन्होंने कैसे तैयार किया ऐसी कठिन परिस्थिति में। यही जानेंगे, उनके पिताजी हमसे बात करेंगे। वृंदा की आकस्मिक मृत्यु और फिर आपने ये डिसीजन लिया कि उसके ऑर्गन डोनेट करने हैं, डॉक्टर से क्या बात हुई, कैसे अपने आप को आपने तैयार किया? મારી દીકરીને સારવાર અર્થે અહીંયા ગ્લોબલ સનશાઇનમાં અમે લાવ્યા। સારવાર અર્થમાં ડૉક્ટર દ્વારા સારવાર પણ થઈ, પણ એમાં બ્રેન ડેડ જાહેર થયું છે। એટલે અમને એક એવો પણ વિચાર આવ્યો કે ભલે અમારી દીકરી નથી રહી, પણ જો એને અમારે જીવિત જોવી હશે બીજામાં, તો અમને અંગદાન માટે એક પ્રેરણા મળી। અને ઘણી વખત અમે કથામાં આમ ઘણી બધી એમાં પણ સાંભળીએ છીએ કે જો કોઈકને બીજાને જીવતદાન મળતું હોય તો એનાથી વિશેષ મોટું કોઈ દાન નથી। એટલે અમે અને અમારા પરિવારે બધાએ નક્કી કર્યું કે ભલે દીકરી આપણી પાસે નથી, પણ આપણે જો બીજાને અંગ આપીશું તો એનાથી તો આપણી દીકરી આપણી સાથે રહેશે। અને એ વિચારી અમારા બધા પરિવારે નક્કી કર્યું, હૃદય પર પથ્થર મૂકીને અમે નક્કી કર્યું કે બસ અમારે આ સૌથી મોટું આ દાન છે અને અમારે આ દાન કરવું છે। એ એક પ્રેરણાથી અમારે અમે નક્કી કર્યું અને અમે આ વિચાર કર્યો છે। જ્યારે અહીંયા બરોડા તમે આ હોસ્પિટલમાં લાવ્યા ત્યારે ડૉક્ટર સાથેની જે ચર્ચા થઈ, જ્યારે બ્રેન ડેડ ડિક્લેર થયું, ડૉક્ટર સાથેની જે ચર્ચા હતી એમાં કેટલો સમય લાગ્યો કે હા અમારે આ કરવું જ છે અંગદાન?
એ અમારે શું થયું, બે એક દિવસ થયા, MRI થયો. પછી MRIમાં અમને ડૉક્ટર્સે આવું કહ્યું કે બ્રેન્ડેડ છે. પછી તમારી જો કંઈક ઈચ્છા હોય કે તમારે અંગદાન કરવું હોય તો અમને તો એટલું એ થયું કે એટલે પછી અમને એ વિચાર કરી અને અમે અંગદાન માટે તૈયાર થયા. ડૉક્ટર્સનો કોઈ જ ફોર્સ નથી આમાં. અમે અમારી રીતે આપીએ છીએ. અને બીજું કે અમારી દીકરી બીજાને જો જીવતદાન મળતું હોય તો એનાથી વિશેષ અમને કોઈ જ એ નથી. એટલે અમે એના માટે. તમે કોઈ દિવસ આવા કોઈ ન્યૂઝ વાંચ્યા છે, કોઈ વિડીયોઝ જોયા છે કે જેમાં લોકોએ અંગદાન કર્યું હોય? કર્યું છે. એટલે પ્રેરણા અમને એના પરથી મળી કે અહીંયા જ અમારા જ સમાજના બરોડામાં લગભગ 2-3 મહિના પહેલાં જ એક બહેનને 35 વર્ષના જ બેન હતા અને અમારા જ સમાજના એ બેને એમના પરિવારે અંગદાન કર્યું અને એનાથી અમને પ્રેરણા મળી કે અમારે પણ આવું કંઈક કરવું જોઈએ. એટલા માટે અમે આ અંગદાન માટે તૈયાર થયા છીએ. ખૂબ કઠિન પરિસ્થિતિ છે તમારા માટે, પણ તે છતાં હું કહીશ કે તમે આમ લોકોને શું મેસેજ આપશો જે આજે તમે આટલું મોટું ડિસિઝન લીધું છે? હું આમ લોકોને એક જ કહેવા માગું છું કે આ જો આપણે કરીએ તો સમાજને એક ઉમદા ઉદાહરણ મળશે. સાથે સાથે સમાજના લોકોને જે કોઈકને જરૂરિયાત છે, માનો કે આજે કોઈક પાસે આ વસ્તુ નથી તો એ વસ્તુ એને મળશે અને એનાથી જો એનું જીવન ઉજ્જવળ થશે એ બહુ મોટું વિશેષ છે. એટલે સમાજના લોકોને એ જ કહેવા માગું છું, બધા જ લોકોને કહેવા માગું છું કે સૌથી મોટું આ દાન છે અને બધાએ કરવું જ જોઈએ. डॉक्टर से बात करेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन डोनेट हो रहे हैं और कौन कौन सी सिटी में ये ऑर्गन इम्प्लांट होने वाले हैं. डॉक्टर अंजलि हमारे साथ हैं. मैम बताइए कि कौन कौन से ऑर्गन वृंदा के डोनेट हुए हैं? हाँ, वृंदा के अभी जो ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स में लंग्स है, हार्ट है, देन लीवर, इवन पैनक्रियास एंड किडनी, बोथ किडनीज, और उसके कॉर्निया, आइज़ का भी हो जाएगा. तो ऐसा करके लाइक द मैक्सिमम वी कैन डोनेट, वैसा हमारा ट्राई है कि ये सब ऑर्गन्स डोनेट होंगे उसके. क्योंकि पेशेंट यंग है, सो चांसेस ऑफ रिसिपिएंट द वन हु विल रिसीव, तो उनके चांसेस अच्छे हो जाएंगे. तो जो अभी जो अपने टीम्स आए हैं, लंग्स जाएगा चेन्नई, हार्ट इज़ गोइंग मुंबई, एंड बाकी पैनक्रियाज, लीवर एंड किडनी मोस्टली अहमदाबाद. रिट्राइव करके अहमदाबाद लेकर जाएंगे, देन दे विल डिसाइड फ्रॉम देयर. अक्सर ऐसे ऑर्गन डोनेशन के लिए जो प्रोसीजर होता है वो ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है. उसमें बहुत सारी टीम जुड़ती है, ट्रैफिक की टीम जुड़ती है, पुलिस डिपार्टमेंट जुड़ता है. उसके बारे में कुछ बताइए मैम. यस, ट्रैफिक के लिए एंड पुलिस के लिए, पुलिस से हमको काफ़ी सारा कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन चाहिए होता है. तो हमारे यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर है डॉक्टर दीपाली, शी इज़ कोऑर्डिनेटिंग विद देम एंड एवरीवन इज़ लाइक हेल्पिंग कि जो हम ऑर्गन रिट्राइव करेंगे वो ग्रीन कॉरिडोर से कम टाइम में जहाँ पर रिसिपिएंट है वहाँ पर पहुँचने चाहिए. इसमें ट्रैफिक कंट्रोल एंड पुलिस डिपार्टमेंट का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है. आम लोगों को क्या कहेंगे? वैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, मगर अभी भी जो अंधविश्वास की बातें हैं, जो लोगों में एक मिथ्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों के दिमाग से वो सोच नहीं निकल रही हैं. तो आम लोगों को अगर संदेश देना है बीइंग ए डॉक्टर, तो आप क्या कहेंगे मैम? मतलब सब लोगों का ऐसे रहता है कि अगर लोगों के लिए वो ट्रॉमा होता ही है ऑर्गन डोनेशन के लिए, पहले तो वो पेशेंट का डेथ होता है, वो एक मेजर ट्रॉमा होता है. बट अभी ऑर्गन डोनर अवेयरनेस बढ़ ही रहा है, सोशल मीडिया से बोलिए या फिर ये न्यूज़ चैनल से है. ऑर्गन डोनेशन का जो अवेयरनेस है वो बढ़ रहा है. तो लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि आपका पेशेंट आपके पास नहीं है, बट यू जस्ट थिंक इन अ वे कि उसके ऑर्गन्स अगर हम किसी को दे रहे हैं तो वो पेशेंट हमारा लिविंग कंडीशन में है, दैट वी कैन थिंक ऑफ. किसी दूसरे को उसका फ़ायदा हो रहा है. आप अपना पेशेंट हमारे पास नहीं है, बट उसकी वजह से दूसरों को ज़िंदगी मिल रही है.
सो अगर पॉसिबल है, जो भी कंडीशंस में अगर ऑर्गन डोनेशन पॉसिबल है तो मैक्सिमम हमको ऑर्गन डोनेशन के लिए प्रमोट करना चाहिए। जब एक जवान की मृत्यु हो जाती है सरहद पर लड़ते लड़ते, तो हम उसे कहते हैं कि जवान अमर हो गया है। ऐसे लोग जो नई ज़िंदगी देकर जाते हैं लोगों को अपने ऑर्गन से, परिवार वाले जो सोच रखते हैं उनको भी हमें अमर हो गए हैं ये कहना चाहिए। और साथ साथ में एक ख़ास बात आखिर में मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। वृंदा के पापा ने जो जिक्र किया कि हमने कथा में सुना, हमारे जो धर्मगुरु कहते हैं वो सुना था, और हमने फ़ौरन ये डिसीजन लिया जब हमसे डॉक्टर ने बात की। बहुत बड़ी बात कही है वृंदा के पापा ने। हमारे जो धर्म के ठेकेदार हैं वो अक्सर मज़हब के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं, मज़हब के नाम पर पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। समाज में खुशियाँ फैलाने के बजाय वो बहुत ज़्यादा लोगों को भड़काने वाली बातें करते हैं। तो यही मैं कहना चाहूँगी, सभी धर्मगुरुओं से यही गुजारिश है कि आप अपनी जिम्मेदारी जो है उससे बखूबी निभाएं, लोगों को समाज में अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करें, ना ही कि समाज में बंटवारा करने के लिए। ये बहुत बड़ा मैसेज दिया है जिन भी धर्मगुरु ने कहा होगा, जिन कथा में उन्होंने सुना होगा। ये बहुत बड़ा संदेश दिया है आज के धर्म के जो ठेकेदार हैं, धर्म के जो गुरु हैं, अपने आप को गुरु मानते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है और किस तरह उन्हें समाज में लोगों को जोड़ने के लिए और सिर्फ पैसे दान करने की जो बातें सिखाई जाती हैं कि आप दान कीजिए, लोगों को ये दीजिए, ठीक है, वो भी मैं गलत नहीं कह रही हूँ, मगर सबसे बड़ा जो दान है वो महादान जिसे हम कहते हैं, वो अंगदान है, ब्लड डोनेशन है। उसके प्रति लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। आप भी सोचिएगा, ऐसे धर्म की बातों में मत आइए, ऐसी बातों को तवज्जो देने की कोशिश करें। वडोदरा के पर्यावरण को बचाने के लिए ग्रीन एनर्जी पर सालों तक काम करने वाले डॉक्टर बीसी जैन का निधन हो गया है। पर्यावरण बचाना इन दिनों सभी की जरूरत है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग पर्यावरण को बिगाड़ने में लगे हैं, जबकि सुधारने का काम कुछ ही लोग कर रहे हैं। ऐसे ही व्यक्तियों में शामिल थे अंकुर साइंटिफिक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन डॉक्टर बीसी जैन। उन्होंने सालों तक विंड एनर्जी और ग्रीन एनर्जी पर काम किया। ऊर्जा का संरक्षण करते हुए उन्होंने सभी को पर्यावरण बचाने की प्रेरणा भी दी। आज उनके निधन से वडोदरा शहर ने एक पर्यावरण प्रेमी को खो दिया है। वडोदरा की अकोटा विधानसभा के विधायक सीमा मोहिले ने अपने जन्मदिन के मौके पर वडोदरा में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। वडोदरा के अकोटा विधानसभा के विधायक सीमा मोहिले का आज जन्मदिन है। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उनकी लंबी आयु की प्रार्थना की गई। इस मौके पर अकोटा डी मार्ट के बाहर केक काटकर जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया। साथ ही राह चलते लोगों को निःशुल्क छाछ का वितरण भी किया गया। खंडेराव मार्केट के फ्रूट एसोसिएशन वाले और कार्यकर्ताओं ने छाछ वितरण का भी कार्यक्रम रखा था। यहाँ पे ओल्ड पादरा रोड पे डीमार्ट के बाजू में जितने भी छुट्टक का रोजगारी करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने मिलके एक मेरी शुभकामना देने के लिए, जन्म दिवस की शुभकामना देने के लिए गरीब लोगों में छाछ के वितरण का यहाँ पे कार्यक्रम रखा था। और सभी जितने भी मेरे भाई है, उन्होंने ये शुभकामना के लिए उन्होंने रखा है, तो उनको मैं खूब खूब अभिनंदन और आभार प्रकट करती हूँ। वडोदरा निकट बारकोल में सिग्मा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट द्वारा राष्ट्रीय स्तर का इवेंट इंडियन यंग इन्वेस्टर्स एंड इन्वर्टर्स चैलेंज का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों से आए करीबन 150 छात्र शिरकत करेंगे।
27 और 28 में को सिग्मा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स द्वारा IYIIC इंडियन यंग इनोवेटर्स एंड इन्वेंटर चैलेंज का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत टोटल 98 प्रोजेक्ट्स 150 स्टूडेंट्स द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे। इसमें अलग अलग स्टेट से, अलग अलग राज्य से, जैसे कि नागालैंड है, अंडोमान निकोबार है, आसाम है, भोपाल है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश से यंग इनोवेटर्स आके अपना जो भी इन्वेंशन है वो उसको वहाँ पे रजू करेंगे। और 15 साइंटिस्ट जो रिनाउंड साइंटिस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूरे कंट्री से आ रहे हैं और वो उनको इवेल्यूट करेंगे। इसके साथ हमने स्टार्टअप कॉन्क्लेव का भी आयोजन किया है, जिसमें जो भी स्टार्टअप है वो अपने स्टार्टअप को रजू कर सकते हैं, पिचअप कर सकते हैं। इवन वी हैव कॉल्ड एंजल इन्वेस्टर, जो उनके स्टार्टअप को उनको कुछ अच्छा लगेगा तो दे कैन इन्वेस्ट इन दैट स्टार्टअप्स। और उसके साथ हमने सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में स्टेम लैब, जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में स्टूडेंट्स को और प्रोत्साहित कर सके इनोवेशन के लिए, उसका भी हम इनोग्रेशन कर रहे हैं। ये पूरा इवेंट जो है उसका इनोग्रेशन हमारे वडोदरा शहर के माननीय कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री AB गौर साहब करेंगे। और उसके साथ L&T नॉलेज सिटी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर और हेड है श्री अशोक मोंगा साहब, वो भी उसमें इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इंडियन यंग इन्वेंटर्स एंड इनोवेटर्स चैलेंज भारतवर्ष में एक ऐसे जो हमारा NOSTC नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन एक संस्था है जो इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। इसको हम लोग ने 6 रीजन में बांटा है। टोटल पूरे देश में हम लोगों ने 98 प्रोजेक्ट सेलेक्ट किए हैं। जो इनोवेटर्स हैं इनको हम लोगों ने 3 ग्रुप में बांटा हुआ है। कब ग्रुप, जिनका एज 14 + 2 18 ईयर्स है, 18 + 2 22 ईयर्स जो है हमारा जुवेनाइल ग्रुप है, और 22 + 2 30 ईयर्स जो है ये हमारा यूथ ग्रुप है। जो इनोवेटर्स जहाँ भी काम कर रहे हैं, चाहे स्कूल लेवल में हो, कॉलेज लेवल में हो या जॉब में हो, जिनकी उम्र 30 वर्ष तक है, और या फिर जो काम कर रहे हो जिनके पास सब कुछ हो, आइडिया हो, उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहे हो, उसको हम लोगों ने यहाँ प्लेटफॉर्म दिया कि वहाँ से उस इनोवेटर को सेलेक्ट करके एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएं, ताकि उनके पास जो आइडियाज़ है, जो अपने देश का चल रहा है, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, इन सबों के बीच में लेके और उनके इनोवेशन को पेटेंट कराना हो, रजिस्टर कराना हो, या उनको अपने नाम से कराना हो। ताकि ये जितने भी काम हैं, यदि जिनके पास फैसिलिटी नहीं है, वो क्या करते हैं, किसी और के पास वो चला जाता है, उसको वो पब्लिश कर लेते हैं, अपने नाम से करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने उस चीज़ों को अलग रखा है, और जो भी पार्टिसिपेंट्स हमारे पास आए हैं, सबके एब्स्ट्रैक्ट जो उनका संक्षिप्त है, विवरण है उनके प्रोजेक्ट का, वो मेरे पास है। उनको मैं उसी के नाम से डॉक्यूमेंट करूँगा। गुजरात के वडोदरा शहर में जेतलपुर रोड पर त्रिशा आर्ट गैलरी में कच्छी खजाना नामक एग्जीबिशन कम सेल का 2 दिनों के लिए आयोजन किया गया है। गुजरात का कच्छ अपनी खास डिजाइन और कपड़ों के लिए जाना जाता है। कच्छी वर्क और कच्छी प्रिंट देश विदेश में काफी पसंद की जाती है। इस कला को प्रयास ग्रुप चलाने वाली डॉक्टर मुक्ति पटेल ने वडोदरा की जनता के लिए मुहैया कराया है। वडोदरा के जेतलपुर रोड पर त्रिशा आर्ट गैलरी में कच्छी खजाना एग्जीबिशन का अष्ट सहेली ग्रुप की फाउंडर हेमा चौहान के हाथों शुभारंभ किया गया। 25 और 26 मई को सुबह 10 से रात के 8 बजे तक आयोजित इस एग्जीबिशन में गांव के छोटे छोटे कलाकारों द्वारा बनाए गए यूनिक हैंडमेड डिजाइन के कपड़े, होम डेकोर समेत की कई वस्तुएं देखने को मिल रही हैं, जिसमें डिजाइनर कुर्ती, टॉप, पैंट, प्लाजो, दुपट्टे, स्टॉल, ड्रेस मटेरियल, साड़ी, पर्दे और बहुत कुछ देखा जा सकता है। આજનો એક્ઝિબિશન ખાસ એ છે કે કચ્છથી આવેલી દીકરી મુક્તિ પટેલ પોતે ડૉક્ટર છે, PhD ડૉક્ટર, અને કચ્છના આજુબાજુના નાના નાના નખત્રાણા છે, બન્ની છે, ઘણા બધા એવા નાના નાના ગામડાઓ છે, 25 ગામડા, એમાંથી એને 150 કારીગરો
કે જે લોકો પાસે ખરેખર આવક પહોંચતી જ નથી, જે ખરેખર એ લોકો જે વસ્તુ બનાવે છે એ લોકોની કિંમત એમને મળતી નથી. એ કારીગરોને ડાયરેક્ટ અપ્રોચ કરી અને એમની પાસેથી આ બધી વસ્તુઓ એ લે છે અને એમાંથી એ પૂરેપૂરો પ્રોફિટ કારીગરોને આપે છે. અને એ રીતે કચ્છના બિલકુલ નાના ગામડાઓમાં જેની ઓળખ જ નથી થતી એને એક ઓળખાણની સાથે એમની પોતાની કમાણી પૂરી પાડે છે. અને આજે મને બહુ સારો એવો મોકો મળ્યો કે મને આનું ઉદ્ઘાટન આનું એક કરવાનો મને મોકો મળ્યો. આઈ એમ રિયલી પ્રાઉડ ઓન મુક્તિ કે મુક્તિ જેવી દીકરીઓ હોય તો કદાચ આવા નાના નાના કારીગરો ક્યારેય ભૂખ્યા ના મરે. 150થી વધારે કારીગરો અમારી સાથે જોડાયેલા છે અને આ બધી હેન્ડીક્રાફ્ટ અને હેન્ડલૂમ વસ્તુઓ છે. અહીંયા ફેબ્રિક પણ ઓર્ગેનિક યુઝ થયું છે અને એમાં મોસ્ટલી ક્યાંય કેમિકલ યુઝ કરવામાં નથી આવતું. બધું બ્લોક પ્રિન્ટેડ ફેબ્રિક છે, એવું ફેબ્રિક છે કે જે તમે દરેક સિઝનમાં પહેરી શકો. અહીંયા તમને અનેક પ્રકારની વેરાયટી મળશે. અમે આખું કચ્છ અહીંયા લઈને આવ્યા છે. અહીંયા કોસ્ચ્યુમ્સ છે, ફેબ્રિક છે, અહીંયા ડેકોરેશનની બધી આઇટમ્સ છે, કોપર બેલ્સ મળશે, નાઇફ મળશે, મડવર્ક મળશે, અમારું રોગાન આર્ટ મળશે, બધું જ તમે અહીંયા જોઈ શકશો. અમે ઓર્ગેનિક રેન્જ પણ લઈને આવ્યા છે, જેમાં અમે કારીગરો માટે કામ કરીએ છીએ, એમાં જ અમે ખેડૂતો માટે પણ કામ કરીએ છીએ અને એ ખેડૂતોના જે પણ પ્રોસેસ્ડ આઇટમ્સ હોય છે એને અમે સીધું માર્કેટ આપવાનો ટ્રાય કરીએ છીએ અને એ પણ એકદમ નેચરલ અને ઓર્ગેનિક આઇટમ્સ છે. તો અમારી આ જે પહેલ છે એ ખૂબ સુંદર છે અને આના થકી અમે આનું સીધું પ્રોફિટ શેરિંગ કારીગરો સાથે કરીએ છીએ અને તમને લોકોને જેન્યુઇન વસ્તુ રિઝનેબલ રેટમાં મળે છે. એટલે એના લીધે વિન વિન સિચ્યુએશન થાય છે. તો અમારા આ પ્રયાસમાં આપ સૌ જોડાઓ અને અમારા પ્રદર્શનની ચોક્કસ मुलाकात लो. वडोदरा के मांजलपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पिछले कई सालों से दौड़ का अभ्यास करने वाली लक्षिता के सिल्वर मेडल जीतने पर स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन द्वारा उसका सम्मान किया गया. वडोदरा की रनर लक्षिता सांडिलिया ने फ्रांस में आयोजित ISF जिम्नेशियाड नॉर्मेंडी 2022 प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल हासिल किया है. 800 मीटर और 1500 मीटर की दौड़ में मेडल हासिल कर लक्षिता ने भारत, गुजरात और वडोदरा शहर का नाम रोशन किया है. लक्षिता को मांजलपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन द्वारा सम्मानित कर प्रोत्साहित किया गया. आज तक 4 साल के अंदर हमारे पास कम से कम 4000 के ऊपर बच्चे ट्रेनिंग लेके चले गए, जो नेशनल स्टेट वगैरह ये सभी पार्टिसिपेट किए. नेशनल मेडलिस्ट भी हैं, वेस्ट जोन है वो भी. लेकिन हार्ड वर्क कहाँ पे काम आता है वो बच्चों को थोड़ा सा नहीं समझ आई थी, बट ये लड़की समझ गई कि भाई मैं हार्ड वर्क करूँगी तो कुछ आगे जा सकती हूँ. तो आज वो आपके सामने है. और बाकी जो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये तो है ही हमारे पास. 4 साल से यहाँ रंधावा स्पोर्ट्स अकेडमी चल रही है. ये हमारे सर हैं, रोहन सर हैं. इन्होंने स्पोर्ट इतना किया है कि जैसे जो फैसिलिटी नहीं हो सकती वो भी इन्होंने प्रोवाइड की है. वो हम इसलिए खुश हैं कि हमें कहीं अदर बाहर नहीं जाना पड़ा, सारा कुछ हमारे यहाँ पे मिलता रहा. हमें जिम है, जिम करते रहे हम. जब भी हमें स्विमिंग की ज़रूरत पड़ती थी, स्विमिंग के लिए बोलते थे कि सर हमें समा जाना, तो वो मना नहीं करते थे कि भाई आप कुछ इंडिया के लिए कर रहे हो, गुजरात के लिए कर रहे हो, हमें पता है एक दिन चमकोगे. तो वो आज उनका जो भी है सारा एफर्ट जो है सामने आया उनके. वो भी बहुत खुश हैं कि भाई यहाँ तक जो बच्चा लेके आए हो आप, कुछ ना कुछ टैलेंट था बच्चे के अंदर तो इतना आगे आ पाए. आज मांजलपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हमने मिस लक्षिता सांदलिया का सम्मान समारोह रखा है. मिस लक्षिता सांदलिया जो VMSS के मांजलपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लास्ट 4 साल से कड़ी मेहनत कर रही है. उसका डेडिकेशन, उसका पैशन और उसका हार्डवर्क ने आज ये रिज़ल्ट लाया है कि उसने इंटरनेशनल में 2 सिल्वर मेडल लेके आई है. मैं आज जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं मांजलपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उनको बताना चाहूँगा कि ये लक्षिता आज एक रोल मॉडल हो चुकी है. रोल मॉडल इसलिए हो चुकी है क्योंकि इसने इंटरनेशनल लेवल पे जाके 2 सिल्वर मेडल मिले हैं. इंडिया के लिए खेलना, इंडिया को रिप्रेजेंट करना वही बहुत बड़ी बात होती है. अपने देश को रिप्रेजेंट करना, जब यहाँ पे वो लोगो आता है इंडिया का, इसने तो वहाँ पे जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करके 2 सिल्वर मेडल लेके आई है. मैं सारे बड़ौदा वासियों को ये कहना चाहता हूँ कि मांजलपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो VMC के अंतर्गत VMC स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन में चल रहे हैं, उसमें सारे इक्विपमेंट्स, उसमें सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटी अच्छी है कि अब हमें डिस्ट्रिक्ट नहीं, स्टेट लेवल नहीं, नेशनल नहीं, इंटरनेशनल मेडल आ रहे हैं. तो मेरी अपील रहेगी सारे बड़ौदा वासियों से कि आप आइए मांजलपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, आप आइए समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, ऐसे ही हार्ड वर्क करिए, ऐसे ही पैशनेट रहिए, तो जो रिज़ल्ट मिलेगा वो आज लक्षिता को जैसा मिला है रिज़ल्ट, जो सक्सेस मिला है वो मिल सकता है.
यहाँ पे आइए, सारे गेम्स खेलिए, फिट रहे, हैप्पी रहे। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमने इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का नाम अच्छा रोशन किया और हम आगे भी करते रहेंगे। हमारी स्ट्रेटेजी बहुत अलग थी, बहुत एक्सपेक्टेशन करके हम लोग गए थे। हमारी प्रैक्टिस सुबह शाम 8-8 घंटे रहती थी, जिसकी वजह से हम लोग इधर पहुंच पाए। फैमिली मेरी फुल सपोर्टिव है। पापा मम्मी भाई की वजह से मैं आगे आई, भाई की वजह से मैंने स्पोर्ट्स चालू किया और फैमिली से कोई बर्डन नहीं है, मुझे फुल सपोर्ट करते हैं मुझे पेरेंट्स। तकलीफ़ें तो बहुत आई पर फिर हमने उनका सामना किया। फिर हम लोग उधर गए, उधर कंपटीशन खेले, उधर का वेदर सूट हुआ हमें और अच्छा हमारी मेहनत ही आगे लाई हमें। गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड गांधीनगर द्वारा 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए उचित कैरियर पर मार्गदर्शन देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिस पर निरीक्षक महेश पांडे ने पत्रकार परिषद में जानकारी दी। શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા આયોજિત રાજ્યમાં માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓના વિદ્યાર્થીઓ માટે કારકિર્દી માર્ગદર્શન અંગેનો પ્રથમવાર સુયોજિત સ્વરૂપે સેમિનાર યોજવામાં આવ્યો છે, જે સંદર્ભે આવતીકાલે સયાજી નગરગૃહ અકોટા ખાતે કાર્યક્રમ રાખેલ છે। તેમાં વડોદરા શહેરના મોટાભાગની શાળાઓના વિદ્યાર્થીઓ માર્ગદર્શન માટે આવવાના છે। ધોરણ 10 અને ધોરણ 12 પછી વિદ્યાર્થીઓને પોતાના કયા ફિલ્ડમાં જવું, કયા સ્વરૂપે કારકિર્દી પસંદ કરવી એ અંગે માર્ગદર્શન આપવાના છે। માર્ગદર્શનમાં માનનીય મેયર સાહેબ, વીસી સાહેબ તેમજ अन्य अधिकारीओ पदाधिकारीओ पण हाजर રહેવાના છે। આમ આ ઉપરાંત આ કાર્યક્રમ માત્ર ઓફલાઈન નહીં પરંતુ બાયસેક તેમજ યુટ્યુબના માધ્યમથી જ વડોદરા જિલ્લાના લાખ કરતાં પણ વધારે વિદ્યાર્થીઓ નિહાળવાના છે અને આ કાર્યક્રમમાં માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રી પણ વિદ્યાર્થીઓને સંબોધવાના છે। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद से ये अवैध अतिक्रमण पर सरकारी बुलडोजर चलने का सिलसिला लगातार जारी है। यूपी के बांगरमऊ नगर में अवैध अतिक्रमण पर फिर एक बार प्रशासन का बुलडोजर चला है। एक सप्ताह बीत जाने के बाद आज फिर यहां सुबह से ही बुलडोजर की गूंज सुनाई देने लगी। प्रशासन फिर एक बार अतिक्रमण हटाओ अभियान में जुट गया है। सार्वजनिक स्थलों पर किए गए अतिक्रमण को एसडीएम के नेतृत्व में तहसीलदार और भारी मात्रा में तैनात पुलिस बल की उपस्थिति में हटाया गया। इस दौरान कई दुकानों को भी तोड़ा गया। साथ ही तहसील प्रशासन ने लोगों से अतिक्रमण न करने की अपील की। देखिए, माननीय मंत्री जी के दिशा निर्देशों के क्रम में 2 दिन की नोटिस पीरियड सर्व करके आज दिनांक 11 मई को सभी दुकानदारों को ये हिदायत दी गई थी कि अपना अतिक्रमण हटा लें, अर्थात शासन प्रशासन के द्वारा हटवा दिया जाएगा। उसी के क्रम में आज बांगरमऊ में तिकोनिया चौराहे से लेकर लखनऊ चौराहे तक दोनों तरफ अतिक्रमण जो है वो हटवाया गया है। अस्थायी अतिक्रमण हटवाया गया है। जिन्होंने टीन शेड नाले पे बढ़ा के आगे लगा रखी थी वो हटवाई गई हैं। जो गाड़ियाँ अनियमित रूप से इधर खड़ी थी उनके चालान किए गए हैं और इनको हदायत दी गई है कि जो हमारी सरकारी ज़मीन है उस पर अतिक्रमण ना करें। अगर उस पर अतिक्रमण करेंगे तो नियमानुसार विधिक कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। आज के लिए अतिक्रमण में ये हटवा के जो बांगरमऊ की जो एक मुख्य समस्या है, यहाँ पे जाम लगने की जो समस्या है, उस समस्या से बांगरमऊ के जो जनतावासी हैं उनको निजात दिलाने के लिए हमें विश्वास है कि आज का अतिक्रमण जो हटाया गया है उससे कम बांगरमऊ वासियों को जाम की समस्या से निजात मिलेगी। जूनागढ़ के कैशोद में नगरपालिका के कांग्रेस सदस्यों ने फायर स्टेशन भर्ती में गड़बड़ी होने की आशंका के साथ नपा के चीफ ऑफिसर को आवेदन देकर ठोस कार्यवाही की मांग की है। કોંગ્રેસની સમગ્ર ટીમ આજે નગરપાલિકામાં ચીફ ઓફિસર સાહેબને જે આપણા ભરતી કૌભાંડ અહીંયા થયેલું છે, ફાયર સ્ટેશનમાં ભરતી કૌભાંડ બાબતે અમે આજે એક અરજી આપી। તેમાં આરટીઆઈ એક્ટિવિસ્ટ એવા સામાજિક આગેવાન રાજુભાઈ બોદર દ્વારા માહિતી માગવામાં આવી હતી, પરંતુ 2 વખત માહિતી માગવા છતાં તેમને અપૂરતી માહિતીઓ આપી। એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક અમને આ ભરતી કૌભાંડમાં કોંગ્રેસ પક્ષને એક શંકા છે કે આમાં ગેરરીતિઓ થયેલ છે। આમાં જે તેમની સિલેક્શન કમિટી છે તેમાં કોને કોને રાખ્યા છે
ઉમેદવારોનું કઈ રીતના ઇન્ટરવ્યૂ લેવામાં આવ્યું છે, આ તમામ બાબતો ન્યાયિક તપાસનો વિષય છે. કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા જ્યારે ફાયર સ્ટેશન અહીંયા બનાવવામાં જ્યારે એની મંજૂરી લેવા માટે મોકલ્યું હતું ત્યારે કોંગ્રેસ પક્ષની હું શહેર પ્રમુખ હતો, મને ચીફ ઓફિસર સાહેબે બોલાવ્યા અને એવું કહેવામાં આવ્યું કે ભાઈ આ એક ફાયર સ્ટેશન કેશોદને મળવા પાત્ર છે, જો તમે બધા સાથે રહી અને સહી કરી આપો તો. એટલે અમે નગરપાલિકામાં કોંગ્રેસના 13 સભ્યો ત્યારે હતા, ત્યારે અમે 13 સભ્યોએ સહી કરાવી આપેલ અને આ ફાયર સ્ટેશન મંજૂર કરાવ્યું. પણ ત્યારબાદ અમને કોંગ્રેસને ક્યાંય પૂછવામાં પણ નથી આવ્યું. એટલે આ લોકો સત્તાધીશોને ભ્રષ્ટાચાર કરવાનું મોકળું મેદાન મળે. આ માટે અમે આજે આવેદનપત્ર આપ્યું છે અને આની ન્યાયિક તપાસ કરવામાં આવે. 2 જણા ભારતીય જનતા પાર્ટીના સદસ્યો, 1 કોંગ્રેસ પાર્ટીનો સદસ્ય અને 2 સક્ષમ અધિકારીની નિમણૂક કરી અને 5 જણાની કમિટી બનાવવામાં આવે. અને આ કમિટી જ્યાં સુધી રિપોર્ટ ન સોંપે ત્યાં સુધી અત્યાર સુધીમાં થયેલી તમામ ભરતી પ્રક્રિયાઓ રદ કરવામાં, મોકૂફ કરવામાં આવે એવી અમારી માગણી છે. જો આવું કરવામાં નહીં આવે તો કોંગ્રેસ પક્ષ ઉગ્રમાં ઉગ્ર આંદોलन કરશે એવી हमारी तैयारी है। गुजरात के सुरेंद्रनगर के मूली तालुका के दुधई गांव में जहरीले केमिकल का नाश करने का गोरखधंधा पिछले 2 महीने से धड़ल्ले से चल रहा है। हवा और भूमि प्रदूषण पूरे गुजरात में बढ़ रहा है। इसी बीच सुरेंद्रनगर के मूली तालुका के दुधई गांव में गोचर की जमीन में जहरीले केमिकल का नाश किया जाता है। जब जहरीले केमिकल को नष्ट किया जाता है तो धुएं के बादल पूरे गांव के आसमान में मंडराने लगते हैं। लोगों की आंखों में जलन होने लगती है। लंबे अरसे से इस मामले किसान आवाज भी उठा रहे हैं, लेकिन ठोस कार्यवाही का अभाव है। इस कारण किसानों ने घटना का वीडियो बनाकर जिले के उच्चाधिकारियों तक पहुंचाया है। ऐसे में जिला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस मामले योग्य कार्रवाई करे, यह जरूरी है। गांव वालों की जांच में यह सामने आया है कि मेहसाणा और मोरबी से जहरीले केमिकल को नष्ट करने के लिए यहां लाया जाता है, जिसके गंभीर असर भी देखने को मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर के नंकेड़िया गांव में पानी सड़क नेटवर्क के अभाव में ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। एमपी के मंदसौर जिले के सीतामऊ क्षेत्र के गांव नकेड़िया की सैकड़ों महिलाएं कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची। यहां महिलाओं ने अपने गांव की बदतर हालत की जानकारी अधिकारियों को दी और सुधार की मांग की। कलेक्टर कार्यालय के मुख्य द्वार पर बैठी इन सभी महिलाओं ने बताया कि वे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और सुवासरा विधायक हरदीप सिंह डंग की विधानसभा क्षेत्र के गांव नकेड़िया की रहने वाली हैं। इस गांव की अपनी पीड़ा है। दरअसल गांव में कई प्रकार की समस्याएं हैं, जिससे वहां के निवासियों और बच्चों का भविष्य अंधकार में है। महिलाओं का कहना है कि गांव में बिजली, सड़क और नेटवर्क तीनों का अभाव है, जिससे काफी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। हमारे गांव में पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी तो है लेकिन नल घर घर नल नहीं है। छोटी छोटी बच्चियां और महिला परेशान है पानी ला ला के। और बच्चे जो स्कूल जाते हैं, स्कूल से लगा के इस गांव के कोने से लगा के उस गांव के कोने तक रास्ता भी क्लियर नहीं है। अगर 2 बसें एक साथ में आए तो बच्चे को एक तरफ भी नहीं कर सकते हैं, पर बच्चे को जान को खतरा भी हो सकता है। बहुत दिनों से समस्या सर। हमारा गांव नकेड़िया तहसील सीतामऊ जिला मंदसौर में ही है। वो नकेड़िया पानपुरा के पास में। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द एक तो रास्ता क्लियर हो और जल्द से जल्द हमारे गांव में नल की व्यवस्था करवाई जाए। समस्याओं को लेकर आपने कभी पंचायत में लिखने कोई आवेदन वगैरह आप गए क्या? गए थे पंचायत में बोला। और यहाँ जो मेला रोजगार मेला लगा था, यहाँ पर भी हमने 2 बार आवेदन दे चुके हैं। मंत्री जी से दिए हमने, हरदीप सिंह डंग से भी। अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए हमको सबको यहाँ आना पड़ा। पानी की व्यवस्था, नेटवर्क की सुविधा और गांव के बीच में जो सड़क है उससे दुर्घटना होने की समस्या है। तो जो जब्त सरकारी जगह हैं वो जब्त कर रखे हैं, करें हम नहीं है, लेकिन वो सरकारी जगह को हटवाने का मतलब जब्त करी हुई जगह को हटवाने का कष्ट करें। महोदय से यही निवेदन है कलेक्टर महोदय। और पानी की व्यवस्था, पानी तो है लेकिन दूर दूर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। महिलाएं इतनी सक्षम नहीं है कि पानी ला सके। तो मतलब कि बस यही निवेदन है कि पानी घर घर मतलब भले टैक्स वसूल करें, देने के लिए तैयार है महिलाएं, लेकिन घर घर नल पानी की व्यवस्था तो होनी चाहिए ना। और आजकल ऑनलाइन आप इस नेटवर्क से जुड़ा हुआ है पूरा ज़माना, लेकिन नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आता है। तो बच्चे आगे भविष्य में कैसे आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल पिछड़े हुए हैं हमारे बच्चे। मतलब उनको अभी पूछ लो ना तो अ का भी पता नहीं है। गांव इतना पीछे है।
वडोदरा की नंदेसरी इंडस्ट्रियल एस्टेट के सहयोग से श्रम और रोजगार कौशल विकास विभाग द्वारा उद्योग संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए कैसे कार्यक्रम और प्रतिनिधियों की जरूरत है, उस पर चर्चा की गई। वडोदरा जिला के नंदेसरी में श्रम कौशल्य विकास और रोजगार विभाग की अध्यक्षता में गुजरात स्किल डेवलपमेंट मिशन रोजगार और प्रशिक्षण डायरेक्टर के संयुक्त तत्वाधान से उद्योग संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वडोदरा विभाग के उद्योगपति और उद्योगों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। उद्योगों की जरूरत, स्किल डेवलपमेंट, वर्कशॉप और कामदारों से जुड़ी समस्याओं पर इस कार्यक्रम में विचार विमर्श करते हुए उद्योगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उद्योगपतियों को मार्गदर्शन भी दिया गया। कार्यक्रम में नंदेसरी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के चेयरमैन बाबू पटेल और रोजगार और प्रशिक्षण विभाग के विभिन्न पदाधिकारी उपस्थित रहे। उद्योग संपर्क कार्यक्रम वडोदरा विभागना तमाम जिल्लाओं हस्तकना जे पण इंडस्ट्री ने इंडस्ट्रीना प्रतिनिधिओ आज उपस्थित रह्या हता। श्रम और कौशल्य विकास विभाग और रोजगार विभाग द्वारा आयोजित आ उद्योग कार्यक्रम में जे पण इंडस्ट्री ने इंडस्ट्रीना प्रतिनिधिओ उपस्थित रह्या हता, तेओ द्वारा जे पण इंडस्ट्रीनी जरूरियात जे पण वर्कर्स और जे स्किल वर्करोनी जे आवश्यकता जे छे ए अनुसंधाने आज आ उद्योग संपर्क कार्यक्रम आयोजित करवामां आव्यो हतो। અને વડોદરાની જે પણ જરૂરિયાત જે છે વિવિધ ઇન્ડસ્ટ્રીઓની એ ઇન્ડસ્ટ્રીના વર્કફોર્સ માટેના જે પણ કૌશલ્યને લગતા તાલીમ કાર્યક્રમો જે છે એના વિશે ઇન્ડસ્ટ્રીને વાકેફ કરવામાં આવી। તદુપરાંત વિભાગની જે પણ એપ્રેન્ટિસશીપ યોજના જે છે એના વિશે ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે વાર્તાલાપ કરવામાં આવ્યો અને આ સમગ્ર પ્રોગ્રામની અંદર ઇન્ડસ્ટ્રીના પ્રશ્નો અને તેઓની જે પણ જરૂરિયાત જે છે એના અધીન કેવી રીતની તાલીમ આયોજિત કરી શકાય એ બાબતે આજના કાર્યક્રમમાં વિસ્તૃત ચર્ચા થઈ। આ જે પ્રોગ્રામ રાખ્યો એ પ્રોગ્રામથી ઘણી મોટી કંપનીઓ તો એપ્રેન્ટિસશીપના આ પ્રોગ્રામમાંની માહિતી માટે ઘણી બધી જાણકારી ધરાવે છે, પણ નાના નાના એકમો કે જેને આ માહિતી માટે એટલું બધું ખબર નહોતું તો એને બહુ સારી રીતે માહિતી પૂરી પડાઈ અને ઘણી બધી નવી સ્કીમ જે સરકાર લોન્ચ કરી રહી છે અને જેનો લાભ દરેક પ્રકારની ઇન્ડસ્ટ્રી, એ ઇન્ડસ્ટ્રી નાની હોય કે મોટી હોય, એ બધી જ ઇન્ડસ્ટ્રીને એનો લાભ થવાનો છે, જેની અહીંયા માહિતી મળી, જે અને સૌ ઉત્તમ સગવડ છે। उत्तर प्रदेश के सांसद प्रतिनिधि और भाजपा नेता विजय निषाद ने समस्याओं का जायजा लेने के लिए गांव का भ्रमण किया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बांगरमऊ के लोकप्रिय सांसद प्रतिनिधि और भाजपा नेता विजय निषाद अब 2024 में उत्तर प्रदेश में फिर से भगवा लहराने की कवायद में जुट गए हैं। इसी के तहत उन्होंने समस्याओं से ग्रसित गांव का भ्रमण किया और समस्याओं की जानकारी ली। 2024 में फिर से मोदी सरकार का दावा करते हुए सांसद प्रतिनिधि ने कहा कि इस बार 5.5 लाख वोटों से भाजपा की जीत होगी। आज हम कटनी इलाका निकले जी और कई गांवों का दौरा किया जी। जनता माननीय सांसद जीते बहुत खुश है जी। जो हमारी कटनी की मांग थी वो माननीय सांसद जी ने पूरा किया। जैसे कि कटनी गदनपुर हार में कटान चालू था जी, महाराज जी ने बांध की व्यवस्था कराई जी और सड़कों का निर्माण कराया। जैसे कि कटनी गदनपुर हार का मजरा है चौगवा, वहाँ आवागमन में बड़ी परेशानियाँ जनता को झेलनी पड़ती थी। आज डामरीकरण हुआ है और महाराज जी ने कम से कम इस बांगरमऊ विधानसभा में 50 किलोमीटर सड़क दी है जो जिनका निर्माण होना है। जैसे कि कम से कम मैंने 12 ग्राम सभाओं में नई सड़कों का तत्काल प्रभाव से अपने लेटर जारी किए हैं जो उनके सर्वे होना है जी। उसके बाद टेंडर भी पड़ेंगे तो निश्चित रूप से बांगरमऊ विधानसभा 162 का विकास हुआ है। इसलिए जनता माननीय सांसद जीते बहुत खुश है। अच्छा नेताजी, 2024 को लेकर क्या रणनीति है आप लोगों की या पार्टी की? मैं अपनी टीम के सुधा पूरी 2024 की ही तैयारी में जुट गया हूँ। महाराज जी जब 2014 में आए
तो माननीय सांसद जी का 2,75,000 से विजयी हुए। जब 2019 का लोकसभा का चुनाव आया, फिर भी महाराज जी 4.5 लाख वोटों से विजयी हुए। जो भी विपक्षी पार्टी लड़ रहे थे उनकी जमानत ही जब्त हो गई। उसी प्रकार से हम लोग पहले ही सी तैयारी में जुट गए हैं कि अन्य पार्टियां जो भी लड़ेंगी उनकी जमानत ही बचना मुश्किल पड़ेगा। इस बार क्या लग रहा है आपको, सांसद जी को अगर यहाँ से टिकट मिलेगा तो क्या सीमा है, कितने वोटों तक जीत हो सकती है? निश्चित ही टिकट मिलेगी जी। और जो भी लड़ेंगे उनकी जमानत जब्त होगी और कम से कम 6 लाख से विजयी होंगे अब की बार। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।